हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल DKG हिस्ट्री प्रेप पर। अपनी लास्ट 7 वीडियो में मैं 250 क्वेश्चन तक जो है करा चुका हूँ। तो ये 8वीं वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो शुरू करते हैं 251 से। भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतः किया था। तो सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने। कब? ठीक है ना। कौन से युद्ध में? यही पानीपत के। मुगल कालीन बाबर ही एक ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध में तोप और बंदूकों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था? तो मुगलों द्वारा कब आक्रमण किया गया था? कौन कौन से राज्यों पर, मतलब कौन कौन से पूरे राज्यों पर किया गया था? तो यहाँ पर कूच और एवं पर। ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 253 की ओर। 253 कहता है कि निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित हमको करना है। तो सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। यहाँ से उठाते हैं। तो पहला जो है दाग की प्रथा। ठीक है ना। तो यहाँ ये कौन सा हो जाएगा? पहला। ठीक है ना। यानी कि पहले आएगा ये दाग की प्रथा। ठीक। और दाग की प्रथा के बाद जो है फिर आएगा हमारा 12 सूबों का सृजन, ये दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है ना। और फिर आएगा हमारा ये अकबर द्वारा उड़ीसा विजय, तो ये 3rd नंबर पे आएगा। और द्वैध पदों की शुरुआत यानी जात एवं सवारी अकबर द्वारा, तो ये भी जो है कब किया गया? 4th नंबर पे आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। देख लीजिए, उड़ीसा की विजय अकबर ने कब की थी? 1592 में मानसिंह के द्वारा की गई थी। और 1573 में अकबर ने दाग प्रणाली का प्रचलन किया था, जिससे मनसबदार घोड़े न बदल सकें तथा सही संख्या में घोड़े तथा घुड़सवार रखें। 1580 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में यानी कि प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। और 95 में जो है जात और समाज में जो है सुधार किया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? तो किसका नहीं था? नाजिम का नहीं था। ठीक है ना। बाकी काजी कोतवाल मीर अदल सबसे मुगल काल में काजी मीर ए अदल ठीक है ना, काजी मीर और कोतवाल जो है का संबंध नगरीय प्रशासन से था। किसका? काजी भी थी, मीर भी थे और कोतवाल थे, जिनमें काजी का कार्य न्याय करना, मीर का कार्य नगरीय प्रशासन और हेतु घुड़सवार विभाग की देखभाल करना, और कोतवाल प्रधान होता था। जबकि नाजिम का संबंध प्रांतीय प्रशासन से है। ठीक है ना, जो प्रांतों का गवर्नर होता था। कौन? नाजिम। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना। क्या करना है हमें? कौन सा कथन सही नहीं है ये हमको बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो बताते हैं। शाहजहाँ ने झरोखा रस्म तुलादान की प्रथाएं समाप्त कर दी। तो ये शाहजहाँ का काम नहीं है, अकबर साहब का काम है। ठीक है। शाहजहाँ ने, ठीक है ना, क्या शाहजहाँ ने शांतिदास, जो कि अहमदाबाद का प्रमुख जौहरी एवं साहूकार था, जो जैन मुनियों के विश्राम स्थल का निर्माण करने हेतु भूमि अनुदान देने से इनकार कर दिया। गलत है। शाहजहाँ ने कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों के मध्य वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी। शाहजहाँ ने धर्म वेत्ताओं को सिजदा न करने की छूट दे दी। तो सिजदा न करने की छूट दे दी, ये भी सही है। बाकी जो है ये पहला और दूसरा जो है गलत है। ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए, पहला और दूसरा सही नहीं है। मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का पक्ष लिया, किंतु कालांतर में दादा शुको और जहांदार के प्रभाव के कारण सहिष्णु बन गया। उसने ही झरोखा रस्म तुलादान हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा था। किसने? इसी ने, शाहजहाँ ने शांतिदास, जो कि अहमदाबाद का प्रमुख जौहरी एवं साहूकार था, जो जैन मुनि के विश्राम स्थल निर्माण हेतु भूमि अनुदान दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है? अहदी यानी कि भद्र सैनिक, ये सही नहीं है। बाकी सब सही। अशरफ कुलीन वंश का व्यक्ति, जामा ए कामिल सामान्य दर पर लगाने का निर्धारण, और शिवनाह निगर जो था समाचार भेजने वाला। वैसे अशरफ जो है एक मुद्रा भी है। ठीक है ना। अशरफ एक मुद्रा जो शेरशाह चलाया था, जो कैसा होता था? सोने का हुआ करता था। ठीक है ना। तो
पढ़ ली। मुगल सेना में अहदी सैनिक बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक हुआ करते थे। अशरफ कुलीन वंश के व्यक्ति कहते थे, जबकि जामा-ए कामिल परगने का वित्त अधिकारी होता था। जामा-ए कामिल कौन होता था? परगने का फाइनेंस ऑफिसर होता था, जो लगान वसूल करता था और शिवनाहर नगर की कार्य समाचार जो है भेजना होता था। और 257 देखते हैं कि क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर बनाम इब्राहिम लोदी, तो ये तो पहला ही था, तो ये तो गलत, ठीक है ना। अब यहाँ देखना हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का अकबर एवं राणा उदय सिंह थे, तो हल्दी घाटी की अकबर एवं राणा कौन थे, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ठीक है ना, हल्दी घाटी का। धर्मत को औरंगजेब बनाम दादा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। धर्मत की जिसमें जो है दादा सिकोह जो है मारा जाता है। सामूगढ़ के औरंगजेब बना सुजा, तो ये भी गलत है, सामूगढ़ का, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, ये देखिए सामूगढ़ के औरंगजेब बना दादा शिकोह के बीच होता है, ठीक है ना। और ये जो है धर्मत का युद्ध होता है, तो सामूगढ़ के युद्ध में वो मारा जाता है, धर्मत में नहीं, ठीक है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो हम लोग सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। तो आइए सुमेलित करते हैं इसको, सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 को सूची 2 से, तो खासा ए शरीफा सहबंदी तलब ज़कात, तो इसको हमको करना है, तो कीजिए। तो ये खासा ए शरीफी क्या था? शरीफा, बादशाह का अपना प्रतिष्ठान, ठीक है। तो ये क्या करता था, होता था, बादशाह का अपना एक प्रतिष्ठान हुआ करता था। और शहबंदी क्या होती थी? विशेष अवसर के लिए नियुक्त सैनिक हुआ करते थे, ठीक है। और ये तलब क्या हुआ था? तलब मतलब मनसबदारों का की जो वेतन मांग होती है उनको। और ज़कात क्या होता? ज़कात जो है मार्ग से शुल्क जो था वसूल करने वाला था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ दिया ज़कात, मार्ग शुल्क, तलब, मनसबदार की वेतन मांग, शहबंदी, विशेष अवसर पर नियुक्त सैनिक, खासा सभी बादशाह द्वारा अपना प्रतिष्ठान। यहाँ दिया गया, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से कथन और कारण दिए गए, इनमें से जो हमको सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन और कारण में जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, ठीक है, परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। ये भी यूपीएससी का जो पूछा हुआ क्वेश्चन कि प्रत्येक जागीरदार क्या था? मनसबदार। तो जागीरदार मनसबदार था, लेकिन मनसबदार जागीरदार नहीं था, तो ये सही है। कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी की जाती थी, जो जागीरों द्वारा नहीं। कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी की जाती थी, जागीरों के द्वारा नहीं, तो ये भी ठीक है, यानी कि ये कथन और कारण दोनों सही हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी, ठीक है ना, तो ये सही है, ठीक है। हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया, मतलब वही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी कलेक्शन किया। हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकों ले जाया करता था, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, नेट में आया 2013 में। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीन इलाही प्राथमिक रूप से क्या था? दीन इलाही धर्म था, लेकिन ये है, ये क्या था? विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना था, ठीक है ना। ये किसके द्वारा? अकबर द्वारा चलाया गया था। तो अकबर ने 1582 में दीन इलाही की स्थापना की, जिसे अबुल फजल ने तौहीद इलाही का नाम दिया। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांत को सम्मिलित कर लिया और सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही के आदर्श रूप निम्न थे: उदारता तथा दानशीलता, दुष्टों को क्षमा कर देना, क्रोध की विनम्रता से उपेक्षा करना, सांसारिक इच्छा का परित्याग और उच्च कर्मों की लालसा आदि। दीन इलाही को अकबर के मित्र हिंदू यानी कि बीरबल ने अपनाया था, ठीक है। तो राठौर विद्रोह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करने हैं। तो राठौर विद्रोह के संबंध में हम लोग जो है विचार करते हैं, राठौर विद्रोह के बारे में। ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है सही है, हमको ये बताना है कौन सा सही है। यशवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह के निधन के फलस्वरूप राठौर विद्रोह हुआ, तो ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। औरंगजेब ने इंदर सिंह को औरंगजेब ने इंदर सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया, ठीक है। राठौर विद्रोह औरंगजेब की जोधपुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने की योजना के फलस्वरूप हुआ, तो ये गलत। रानी हांडी को रानी हांडी को विद्रोह में राठौर एवं मेवाड़ के राणा जय सिंह का समर्थन दिया था, तो ये ठीक है, यानी कि दूसरा और हमारा
चौथा ऑप्शन क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये दिसंबर 2013 इसमें किसमें पूछा गया है? 262 के बाद अब हम आते हैं 263 की ओर। ठीक है, तो 263 हम जो इसको बता चुके हैं, तो 263 की ओर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमको सही नहीं की पहचान करनी है। औरंगजेब ने सभी प्रांतों में महोत्सव नियुक्त किए थे। ठीक है, ठीक है ना। फिर कह रहा है औरंगजेब ने नौरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा, तो गलत, बंद करवा दिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। ठीक है, औरंगजेब स्वयं सितार बजाने में निपुण था, तो ये भी ठीक है। कौन क्या बजाता था औरंगजेब? सितार बजाता था। ठीक है, औरंगजेब के समकालीन इतिहासकार कौन था? ये था खाफी खां ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा, खाफी का ग्रंथ कौन सा? मुंतखब उल लुबाब। मुंतखब उल लुबाब जो है खाफी खां का है। इससे की सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात औरंगजेब ने मुद्रा पर कलमा अंकित कराना तथा नौरोज उत्सव का आयोजन भी बंद करवा दिया। लोक आचरण के लिए निरीक्षण हेतु महोत्सव, तो महोत्सव कौन थे? लोक आचरण पर ध्यान देने वाला था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 264 में जो हमको विचार करना है, तो विचार करके बताना क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये हमको बताना है। तो देखिए, W.C. स्मिथ उन इतिहासकारों में से जिन्होंने सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसानों के विद्रोह की बात की। ठीक है, तो उन्होंने ये भी तर्क दिया कि मुगल साम्राज्य की वाणिज्य पीछे हट जाता है भाई, मत हट पीछे। तो दूसरा ऑप्शन ये हमारा कि उन्होंने ये भी तर्क दिया कि मुगल साम्राज्य की वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की नीति के परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग का पर्याप्त विकास हुआ। तो ये भी ऑप्शन ठीक है। अब तीसरा देखिए, सी ए बेली ने मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या के लिए ग्रेट फर्म का सिद्धांत विकसित किया। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, कैसा है ये ऑप्शन? गलत। और ये भी गलत है। J.F. रिचर्डस ने तर्क दिया है कि किसानों के प्रतिरोध के फलस्वरूप एक गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ। तो ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है कि तीसरा और चौथा हमारे गलत हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 265 की ओर। तो 265 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 265 में भी हमको सही नहीं है का चयन करना है। तो उसको ये देखते हैं कौन सही है और नहीं है। हम लोग जो है अब लिखते हैं, शेरशाह ने लाहौर से मुल्तान तक एक नई सड़क का निर्माण करवाया। तो ये तो है ही, GT ग्रांड ट्रंक रोड बोला जाता है। उसने मिर्जा हैदर दोगलत को कश्मीर से निष्कासित कर दिया। तो ये सही नहीं है। मारवाड़ विजय के उपरांत उसने गुजरात पर आक्रमण किया। तो मारवाड़ विजय के उपरांत उसने जो है गुजरात पर आक्रमण किया, ये भी जो है गलत है। और यहाँ आते हैं कि उसने दाग और चेहरा प्रथा आरंभ किया। तो ये भी ठीक है। तो यानी कि दूसरा और तीसरा क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। तो यहाँ दूसरा और तीसरा जिसमें भी हो वो जो है गलत कर लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़िए, अकबर के बारे में जो है, अकबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करके हमको क्या करना है, सही कथन कौन सा है उसका जो है हमको चयन करना है। तो देखिए, आईन अकबरी के अंतिम भाग में भारत की विचारधाराओं एवं रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ये क्या है हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाता है। अकबर ने शेख फैजी को उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया। तो शेख फैजी को उपनिषद का फारसी में अनुवाद करने का आदेश दिया। ये जो है ऑप्शन गलत है। बट ये है कि फैजी जो है ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का हेड जरूर था। ठीक है ना। तो यहाँ पढ़ते हैं आगे हम कि अकबर ने एक विवाह के पक्ष में अपनी वरीयता को पहली बार 1578 में शेख इब्राहिम सरहिंदी के बदलाव में अभिव्यक्त किया है। तो ये ऑप्शन गलत है। अकबर ने 1562-63 में आदेश जारी किया कि विद्रोहियों एवं उद्धत गांवों के विरुद्ध सैन्य अभियान में स्त्रियों एवं बच्चों को दास न बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो पहला और चौथा बिल्कुल सही हो जाते हैं। बाकी अबुल फैज ने अकबर संरक्षण में आईन अकबरी की रचना की। आईन अकबरी के 3 भागों में विभक्त किया गया था। इसके अंतिम भाग में भारत की विचारधारा एवं रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन मिलता है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। ठीक है ना। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने किया था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। मुगल केंद्र की सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी थी, ये दूसरी बात है। उपरोक्त कथन किसका है?
कि भाई एक किसका कथन है, तो J.S. रिचर्डस का कथन है ये। ठीक है, तो 267 के आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कथन इनमें से एक कथन और कारण है, तो उन्हें बताना है कौन सा कथन कारण जो है सही है। तो हमको बताना है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के लिए निर्बल राजनीतिज्ञ एवं अयोग्य सेनानायक उत्तरदायी थे। तो गलत। इस काल के मुगल राजनीतिक और अमीर अपने स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त थे। उन्हें साम्राज्य की नीति में कोई रुचि नहीं थी। तो ये बिल्कुल ठीक है ना। तो इस हिसाब से कथन गलत हो जाता है, कारण सही हो जाता है। तो कथन गलत है, कारण सही है, ये जो है हमारे इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन का प्रमुख कारण अयोग्य शासक थे, ना कि सेनानायक। कमजोर शासकों का लाभ उठाकर कई स्वतंत्र राज्य प्रांत जो अस्तित्व में आ गए। इन प्रांतों के संस्थापक शासक मुगल सैन्य सेवा में ही रहते थे, अतः उन्हें अयोग्य कहना उचित नहीं होगा। वहीं कमजोर सत्ता के कारण मुगल राजनीतिक व अमीर अपने स्वार्थ सिद्धि में लग गए। प्रश्नोत्तर देखिए, निम्नलिखित में को सही कालक्रम में रखकर कूट में दिए गए उत्तरों में कौन सा सही उत्तर चिन्हित करें। तो देखना है हमको, ठीक है ना, कालक्रम के अनुसार हमको व्यवस्थित करना है। तो पहले खानवा के युद्ध, वही बाबर के टाइम पे बाबर आया, खाना खाया, चाय पिए, चला गया। तो पहले खानवा, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया और फिर चला गया। तो खानवा 1527 में हुआ था। तो यहाँ पर 1527 में। फिर चौसा को 1539 यानी कि बाद में हुआ है, ये पहले क्यों, ठीक है ना। फिर पालखेड़ का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध, ठीक है। धर्मत का युद्ध वही दारा शिकोह वाला, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, दारा वाला। पालखेड़ का युद्ध, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, ए, यानी कि पहले ये तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही है। देखिए, खानवा 1527, चौसा 1547, धर्मत को 1658 ईस्वी में और पालखेड़ की 1728 में। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी। तो अकबर के शासनकाल में जो रचना नहीं की थी उसके बारे में हमको जो है बताना, आखिरकार कौन सी रचना है जो अकबर के शासनकाल में नहीं की गई। तो ये कौन सी है, तारीख फरिश्ता। तो तारीख फरिश्ता की रचना जो है नहीं की गई थी अकबर के शासनकाल के दौरान। तो यहाँ पढ़ते हैं, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह या फरिश्ता ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय की सेवा में रहते हुए अपने कार्य को पूरा किया। हुमायूं नामा यानी गुलबदन बेगम, तारीख शेरशाही, ये किसने लिखी, अब्बास खां सरबानी और तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने, ठीक है। और नामक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना अकबर के काल में ही की। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहाँ के संबंधियों एवं जानकारी को हर प्रकार से अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया। तो ये किसने लिखा है, मुत्तमिद खान ने लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पढ़िए 272 की बताते हैं हम। तो 272 लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 272 में कौन सा कथन है उसको हम पहचान कर लेते हैं। मुगलकालीन भारत में अमीर वर्ग यूरोप की तरह एक विधि सम्मत थे। गलत। मुगल अमीरों को उच्च स्तरीय प्रशासन में शामिल नहीं किया। गलत। ईरानी तुरानी एवं शेखजादा अमीरों के बीच सामाजिक विभेद लुप्त हो गया था। तो ये भी ऑप्शन गलत है। वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकीय सेवा में रहते थे उन्हें खाना जाद कहा जाता था। अभी भी क्या बोलते हैं, खानदान, क्या बोलते हैं, खानदान बोलते हैं। तो ये 272 तक हम लोग आ चुके हैं। अब आते हैं 273 की ओर। बाबर की नानी जो यूनिस खान मुगल की पत्नी थी और जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों को दोबारा दबाया, उनका नाम क्या था, इनका नाम था ईशान दौलत बेगम। क्या नाम था इनका, ईशान दौलत बेगम। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात बाबर की नानी ईशान दौलत बेगम ने बाबर को एक अनुशासित, संरक्षित और सुरक्षित व्यक्ति बनाने में बहुत बड़े योगदान दिया। फरगना पर कब्जा करने में के अपने शुरुआती संगठन में वह वस्तुतः उसकी सलाहकार थी। पढ़ते हैं 275 की ओर। 274 नीचे कथन और कारण दिए गए, उन्हें बताना है कौन सा कथन और कारण सही है। तो 274 की ओर चलते हैं कि हाँ, कथन कहता है इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। तो इनके बारे में बताना है हमको। तो पहला तो सही है बिल्कुल, ठीक है ना। यानी कि ये इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। तो ठीक है बिल्कुल। यहाँ देखिए
कारण तर्क देखते हैं। अकबर ने शेरशाह द्वारा स्थापित भूराजी व्यवस्था को कुछ संशोधनों सहित अपनाया। तो ये ठीक है, लेकिन इसका ये कारण जो है नहीं है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन कथन जो है कारण का जो है स्पष्ट बात नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल चित्रकारों के संबंध में सही नहीं है? तो 275 है, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। अकबर ने एक बड़ी चित्रशाला स्थापित करके एक नए और एक जीवंत स्कूल का निर्माण किया, जिसने 1560 के दशक में हजमनामा यानी कि हजमनामा का चित्रण किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अकबर के पूरे शासनकाल के दौरान कई पुस्तकों के चित्र निरूपण के लिए भारत के विभिन्न भागों से चित्रकारों की भर्ती की जाती थी। तो ये भी सही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर का शासनकाल आरंभ होते ही चित्रण में यथार्थवाद पर बल दिया जाने लगा। ये भी ठीक है। और ये कहता है पुनर्जागरणकालीन चित्रकला की विशेषताओं ने अकबर के शासनकाल में मुगल कला को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। तो ये तो बिल्कुल ऑड स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल प्रभावित क्यों नहीं करेगा भाई, तो गलत है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर के काल में मुगल शाहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा है? तो किसने लिखा है? फादर मुंशीरात ने लिखा है। ठीक है ना। तो यहाँ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वतन जागीर संस्था के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत सुल्तान वतन जागीर जो दिए है उसके बारे में हमको बताना है कि इसके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया गया कि कौन सा सही नहीं है। तो वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के काल के दौरान हुई। तो ये ऑप्शन गलत है, वतन जागीर वाला। ठीक है ना। तो यहाँ पढ़ते हैं वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों के दौरान हुई। ठीक है। वतन जागीर की अवधारणा की उत्पत्ति तथा संकलन के संदर्भ में जानकारी का प्राथमिक स्रोत बीकानेर के राजा कौन? बीकानेर के राजा बीकानेर के राजा राय सिंह के लिए अकबर का फरमान है। ठीक है, ये भी ठीक है। और वतन जागीर तो वतन जागीर का लगान वतन जागीर धारक के वेतन का हिस्सा था। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, वैसे भी एक ऑप्शन गलत था। निम्नलिखित किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया? तो किसने दिया था? शेरशाह ने जो है ठीक है ना। दिव्यांग लोगों को भी देखा उसने। वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीर ने अकबर के साथ अपने सिरों को मंडवा लिया था? तो कौन था? हमीदा बानो बेगम। कौन? अकबर की माता जी। तो अकबर पढ़ते हैं आगे। इसको हमको मिलान करना है। ठीक है ना। क्या करना है? हमको मिलान करना है कि राउल फिंच जो है अकबर के काल में आया था। तो यही हमको जो है मिलान करना है। तो मिलाते हैं भैया। तो ये सबसे पहले याद कर ली कि रावल्फ फिंच जो है अकबर के शासनकाल में आया था। और थॉमस रो जहाँ से आया, तो ये जहांगीर के काल में आया था। ठीक है ना। थॉमस रो किसके काल में आया था? जहांगीर के काल में आया था। तो और यहाँ से बर्नियर जो है ये औरंगजेब के काल में आया था। और ये सिद्दी अली रईस ये जो है हुमायूं के काल में आए थे। तो यहाँ से ये मैच हो जाता है। तो हमने जो है 280 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी वीडियो को जो है आप लोग ऐसे ही प्यार ला देते रहिए। और हम सब लोग जो है TKG हिस्ट्री प्रेप जो परिवार है हमारा यूट्यूब परिवार, उसको बड़ा बनाएंगे। तो आप लोग जो भी आपके दोस्त हों उन सबको आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को लगता होगा कि मैं क्या ही ये क्वेश्चन का आंसर दिया ही होता बताया, बट भाई बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो है क्वेश्चन आंसर नहीं करते प्रीवियस ईयर के। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे कम 30 से 40% जो है क्वेश्चन फंस जाते हैं, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन दी होती है उसमें से उनका क्वेश्चन मिल जाता है। चाहे वो IAS का एग्ज़ाम हो चाहे PCS का हो। IAS में तो कम आते हैं, रिपीट कम होते हैं, लेकिन जैसे PCS का एग्ज़ाम है, अदर कोई एग्ज़ाम है, ठीक है ना, PGT है, GIC है, GDC LT ग्रेड है, KBS है, इन सारे एग्ज़ाम्स में जो है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं और इनसे जो है क्वेश्चन फंसते हैं। तो थैंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।